The news of crisis, conflicts and wars have become more common in recent times. आए दिन अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पे या सोशल मीडिया पे आपको ऐसे ही किसी कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज़ मिल जाती होगी। आपको डिस्ट्रक्शन या वॉर की इमेजेस या वीडियोस भी देखने को मिल जाते होंगे। अब इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स में देयर इज़ वन मोर कॉन्फ्लिक्ट विच इज़ नॉट न्यू, विच हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ एंड विच इज़ वन ऑफ द वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन रीसेंट टाइम्स। हम बात कर रहे हैं द क्राइसिस इन येमेन। अभी हाल ही में न्यूज आई दैट द हूथी रेबल्स आर अटैकिंग शिप्स इन द रेड सी, और इसके काफ़ी बड़े इम्प्लीकेशंस, काफ़ी बड़े लेवल पे इसका इम्प्लीकेशन हो सकता है पूरे वर्ल्ड पे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द क्राइसिस इन येमेन, व्हाई आर हूथी रेबल्स अटैकिंग दीज शिप्स, और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड पे और इंडिया पे भी। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे द हिस्ट्री ऑफ क्राइसिस इन येमेन। So although the crisis in Yemen has a long history and it is the part of the larger Shia-Sunni conflict, but अभी के जो crisis है उसको समझने के लिए we need to go around a decade back. So it was the year 2011. It was the year of Arab Spring. Arab Spring क्या था? It was basically a pro-democracy movement and anti-government movement in Arab region. ठीक है? तो ऐसा ही मूवमेंट आपका येमन में भी चल रहा था। तो उस वक्त वहाँ के प्रेसिडेंट थे सालेह। Now under pressure, Saleh had to hand over power to his deputy, who was Mansour Hadi. Mansour Hadi, although he became the president, this transfer of power was not smooth. Now in 2012, there was a presidential election in Yemen. और इस presidential election की खास बात ये थी कि इसमें एक ही कैंडिडेट थे. It was a single candidate election, और वो एक कैंडिडेट थे मंसूर हादी. And this was the reason why Houthis जो है, Houthis are basically a Shia group, ठीक है? और they boycotted this election. Although Mansour Hadi became the president, वो 2 साल के लिए ही उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था। बट 2014 में 2 साल पूरा हो जाने के बाद he again extended his presidentship to 1 more year, और इसको फिर से अपोज किया हूथी ग्रुप्स ने। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ मेजर्स लिए इस गवर्नमेंट ने। उनमें से सबसे एक जो मेजर पॉलिसी था, इट वाज कटिंग डाउन फ्यूल सब्सिडीज। तो जब ये डिसीजन लिया गया, इसके बाद दिस वाज द ट्रिगर पॉइंट इन येमेन। इसके बाद जो हूथीज ग्रुप थे, दे स्टार्टेड रिबेलियन, वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए और इट ग्रू वायलेंट। अंडर हेवी प्रेशर क्या हुआ कि जो मंसूर हादी थे, 2015 में उन्हें रिजाइन करना पड़ा एंड ही फ्लेड टू सऊदी अरब। एंड मीनवाइल जो हूथी ग्रुप्स थे, दे स्टार्टेड कैप्चरिंग टेरिटरीज इन येमेन। उसी साल 2015 में ही द हूथीज कैप्चर्ड द टेरिटरी, द सिटी ऑफ सना, विच इज़ द कैपिटल ऑफ येमेन। उन्होंने उसे कैप्चर कर लिया। मीनवाइल जो मंसूर हादी थे, वो भाग करके सऊदी अरब चले गए। वहाँ उन्होंने ही टुक शेल्टर, और साथ ही उन्होंने पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये अपील की दैट उन्हें वापस से रिस्टोर किया जाए उनकी गवर्नमेंट को येमेन में, और उन्होंने हेल्प मांगी पूरे वर्ल्ड से, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी से। एंड सऊदी अरब वॉज द कंट्री विच लेड द कोलिशन ऑफ द कंट्रीज इनटू द येमेन। उन्होंने सपोर्ट दिया मंसूर हादी को। अब जब हूथीज को यह बात पता चली दैट सऊदी इज सपोर्टिंग हादी, दे अटैक्ड सऊदी अरब। अब जब सऊदी अरब को उन्होंने अटैक किया, व्हाट सऊदी डिड वाज दे स्टार्टेड अ ब्लॉकेड। तो बेसिकली उन्होंने सी रूट और एयर रूट्स को ब्लॉक कर दिया। इससे क्या हुआ कि एक बहुत ही बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस स्टार्ट हो गया येमेन में। वहाँ पे फूड शॉर्टेजेस हो गए, फेमाइन क्रिएट हुए, डिजीज आउटब्रेक हुए, विच लेड टू लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइफ्स इन येमेन। तो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा पीस प्रोसेसेस भी इनिशिएट किए गए, सीज फायर्स ट्राई किए गए, जैसे कि 2018 में एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस किया गया यूएन के थ्रू, जिसमें कि पीस को रीस्टोर करने की कोशिश की गई येमेन में। फिर 2022 में सीज फायर अटेम्प्ट किया गया। तो ऑल्दो ऐसी अटेम्प्ट्स किए जा रहे थे इन रिसेंट ईयर्स, बट दे वर नॉट दैट सक्सेसफुल। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, वाई आर नाउ हूथीज अटैकिंग शिप्स इन द रेड सी। अब हम ये समझते हैं। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, ऑन 7 अक्टूबर द हमास जो है, इट इज़ ग्रुप इन गाजा, इट अटैक्ड इजराइल, ठीक है, और इसके बदले में इजराइल ने रिटेलिएट किया था। इट लेड टू द इजराइल हमास वॉर। अब हूथीज की डिमांड है कि द वॉर शुड स्टॉप, द इजराइल शुड स्टॉप द वॉर। अंटिल इट स्टॉप्स द वॉर, द हूथीज विल कीप अटैकिंग दीज शिप्स विद देयर मिसाइल्स। तो बेसिकली ये एक तरीका है टू शो देयर सॉलिडारिटी विद गाजा, या हमास के साथ सॉलिडारिटी दिखाने का एक तरीका है इनका। एंड इट इज़ ऑब्वियसली इट इज़ बैक्ड बाय द ईरानियन गवर्नमेंट। सो दिस इज द डिमांड ऑफ हूथीज रेबल्स। इनका डिमांड है कि इजराइल शुड स्टॉप इट्स वॉर इन गाजा। अब ऑल्दो हूथीज का कहना है कि ये उन्हीं शिप्स को अटैक कर रहे हैं जो इजराइल की तरफ जा रहे हैं, या जो इजराइल के शिप्स हैं, या फिर उसके जो एलाइज है लाइक यूएसए या यूके, तो उनकी जो शिप्स है ये सिर्फ उन्हीं को अटैक कर रहे हैं, ऐसा हूथीज का कहना है।
बट इसका ग्लोबल इम्प्लीकेशन हो सकता है, इसके पूरे वर्ल्ड पे सारी कंट्रीज़ पे इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो इम्प्लीकेशन समझने के लिए हमें मैप समझना ज़रूरी है, येमेन का, रेड सी का, और कुछ इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस है रेड सी के अराउंड उसे हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैप देखते हैं हम। तो अगर दिस येलो पार्ट इज येमेन, ठीक है, और ये जो ब्लू पार्ट है दिस इज द टेरिटरी ऑफ येमेन विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हुथीज। तो अगर हम देखें इस टेरिटरी को, इट इज़ वेरी क्लोजर टू रेड सी। यह है हमारा रेड सी, जिसके नॉर्थ में आपका सुएज कनाल है, और साउथ में यू हैव द बाब अल मंदेब स्ट्रेट, ठीक है। और यहाँ पे ये लोकेशन है आपका हुथीज, ये टेरिटरी को हुथीज कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं लाइक होडेडा पोर्ट, ठीक है। जिबूटी और येमेन के बीच में देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ ओनली 14 नॉटिकल माइल्स। तो ये काफ़ी एक नैरो पॉइंट है, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होकर के गुजरती है। ये जो बाब अल मंदेब है स्ट्रेट, ये काफ़ी नैरो है। बाब अल मंदेब आयरॉनिकली इसका मतलब जो है वो होता है द गेट ऑफ ग्रीफ या गेट ऑफ टीयर्स, ठीक है। एंड आयरॉनिकली देखा जाए तो अभी ये जो पाथ है इट इज़ बिकमिंग अ रीज़न फॉर द ग्रीफ अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब इस रूट से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होकर के गुजरती है। ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम डेटा की बात करें तो 30% ऑफ ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक जो है वो इसी रूट से होकर के जाता है। इसके अलावा 12% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड 10% ऑफ ऑयल जो है वो रेड सी बाब अल मंदेब स्ट्रेट से होकर के जाता है। रशिया जैसी जो कंट्री है वो इसी रूट से ऑयल को इंपोर्ट करती है इंडिया या फिर साउथ एशियन कंट्रीज़ में या चाइना में। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूट फॉर ऑल द कंट्रीज़, रशिया हो, इंडिया हो, चाइना हो या यूरोपियन कंट्रीज़ हो, सबके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट है। अब फिलहाल तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस रीजन में, अटैक्स वगैरह किए जा रहे हैं, तो शिप्स जो है ना दे आर अवॉइडिंग दिस रूट, और वो क्या कर रहे हैं, दे आर टेकिंग अनदर रूट। वो अनदर रूट क्या है, इट इज़ गोइंग अराउंड द केप ऑफ गुड होप। दिस रीजन इज कॉल्ड केप ऑफ गुड होप, और ये पुराना रूट हुआ करता था बिफोर द सुएज कनाल। तो अब ये वापस से इसी रूट को ये ले रही है जो शिप्स है। अब दिस इज अ लॉन्गर रूट्स, इसमें एक्स्ट्रा 3000 से 3500 नॉटिकल माइल्स ट्रैवल करना पड़ रहा है शिप्स को, जिससे क्या हो रहा है, जिससे जो फ्यूल कंजम्पशन है उसमें इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट ऑफ शिपिंग और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। लाइक एक ट्रिप पे अराउंड $1 मिलियन एक्स्ट्रा फ्यूल में खर्च हो रहे हैं इन शिप्स को। उसके साथ ही जो है टाइम ज़्यादा लग रहा है कैरी करने में गुड्स को, इंश्योरेंस प्रीमियम का रेट्स बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल इन सब का इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, जो प्राइसेस है गुड्स के अराउंड द वर्ल्ड, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है इससे, और बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। सो दीज आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस क्राइसिस इन रेड सी, ठीक है। उसके अलावा अभी वर्ल्ड में देखा जा रहा है कि रिसेशन के चांसेस है, लाइक कंट्रीज लाइक कनाडा, यूके, इन कंट्रीज में बोला जा रहा है कि देयर कुड बी रिसेशन। तो दिस कुड प्रोबेबली बी द वर्स्ट टाइम जहाँ पे ऐसा कोई क्राइसिस हो सकता है। अगर ऑलरेडी देयर हैज़ बीन चांसेस ऑफ रिसेशन, और इमेजिन कीजिए अगर ऐसा कोई क्राइसिस और ज़्यादा वर्स हो जाए तो इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा बड़े स्केल पे पड़ेगा अराउंड द वर्ल्ड। पूरी सप्लाई चेन जो है हमारी, पूरी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो जाएगी ड्यू टू दिस। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया पे क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा इसका, तो इंडिया के लिए भी जो रेड सी है इट इज़ अ मेजर ट्रेड रूट। अगर हम डेटा की अगर बात करें तो 80% ऑफ जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है यूरोप को, जो इंडिया से यूरोप जाती है, वो इसी रूट से होकर के जाती है। तो हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो बासमती राइस जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप को, तो इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही ऑयल इम्पोर्ट जो हो रही है इंडिया की तरफ, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर फर्दर ऑयल प्राइस जो है वो इंक्रीज करती है, तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल इन्फ्लेशन पे पड़ेगा। फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगी, जो कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग है सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा। सो दीज आर द इम्प्लीकेशंस ऑन इंडिया स्पेसिफिकली। तो क्या कंट्रीज क्या स्टेप्स ले रही है इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, तो अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें जैसे कि यूएसए या यूके, उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। तो बेसिकली दिस वाज अ जॉइंट एफर्ट सारी कंट्रीज़ का, जो यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका है, उन्होंने अगेंस्ट हुथी रेबल्स इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। उसके अलावा इंडिया ने भी वॉरशिप डिप्लॉय किए थे, इंडियन शिप्स पे भी अटैक हुए थे इस रीजन में। तो इंडिया ने भी 3 वॉरशिप डिप्लॉय किए हैं इस रीजन में। उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने जो आपका जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है उसे बोला है टू नॉट इंक्रीज द रेट्स ऑफ, जो इंश्योरेंस का जो रेट है उसे ना बढ़ाए, ताकि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कंपिटिटिव रहे, ठीक है, हमारे एक्सपोर्ट पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये सब स्टेप्स लिए गए हैं थ्रू द गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड टू सॉल्व दिस क्राइसिस।
नो ऑल्दो ये स्टेप्स लिए गए हैं, वॉरशिप डिप्लॉय हुआ है, ऑपरेशन गार्जियन, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन भी लॉन्च कर दिया गया है, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ सेफ रूट फॉर शिप्स। तो शिप्स अभी भी अवॉइड कर रही है उस रीजन में जाना, और वो अभी भी वो जो लंबा रूट है केप ऑफ गुड होप, उसी को वो चूज़ कर रही हैं फॉर द ट्रेड। तो हमने देखा कि हमारा जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है। ऐसे किसी कॉन्फ्लिक्ट का काफ़ी ज़्यादा वाइडर इम्प्लीकेशन पड़ता है पूरे दुनिया पे, पूरे वर्ल्ड के ट्रेड पे। तो अगर ऐसा ही क्राइसिस और ज़्यादा लंबे टाइम तक चला, थोड़ा और ज़्यादा प्रोलॉन्ग हुआ, तो हमें आने वाले टाइम में रिसेशन, इन्फ्लेशन जैसा और भी ज़्यादा ऐसे इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सारे गवर्नमेंट्स मिलकर जल्दी से ऐसे किसी इन्फ्लिक्ट या जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका एक जल्दी से सॉल्यूशन निकालें। सो वी विल वेट एंड वॉच कि आने वाले टाइम में क्या होता है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग IR के टॉपिक में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग जेन स्टडी। थैंक यू।